अभी कोई अवसर ही नहीं आया है। लगभग 3 मास पूर्ण हो जाएँगे। हम व्यक्तिगत अध्ययन कर रहे हैं, ऐसा तो सब कह रहे हैं और कर भी रहे हैं। ये मेरी मुझे कोई संदेह करने का कारण नहीं है। परंतु विषय को लेकर और कुल मिलाकर अध्ययन को लेकर हमारा क्या चल रहा है, कौन-सा क्या पेस है, कितनी अभी आवश्यकता है, क्या अवरोध है, इसके बारे में अभी हमारा कोई संवाद या वार्तालाप नहीं होता है। तो इसका हम क्या करें? क्योंकि महीने में 10 दिन हमारा ये सामूहिक अध्ययन है और 20 दिन व्यक्तिगत अध्ययन है। तो उस व्यक्तिगत अध्ययन में क्या करना, कैसे करना, उसका कोई नियम आदि कुछ होगा क्या? उसकी कोई योजना होगी क्या? इस विषय में मैं अभी लगभग अनभिज्ञ हूँ। इसके बारे में आज बात करेंगे या त्रयोदशी को बात करेंगे? अगर त्रयोदशी को बात करेंगे तो आपको उसको ऑर्गेनाइज करने का थोड़ा समय मिल जाएगा। ये एक मुद्दा है। ऐसा मुझे लगता है कि त्रयोदशी को हम इस विषय में वार्तालाप करेंगे और उस सत्र का उपयोग इस काम के लिए करेंगे। तीसरा है हम लोग कुल मिलाकर ये भृगु याज्ञवल्क्य अध्ययन गट है। तो भृगु का लक्ष्य है प्राज्ञ की पदवी प्राप्त करना और याज्ञवल्क्य का लक्ष्य है आचार्य की पदवी प्राप्त करना। तो ये विद्यापीठ के अंतर्गत आचार्य की पदवी प्राप्त करना यह क्या होता है और प्राज्ञ की पदवी प्राप्त करना यह क्या होता है, इसके बारे में कुछ पुनः पुनः हमको स्पष्टता प्राप्त करनी चाहिए। इसलिए आज हम इस विषय पर हमारा वार्तालाप केंद्रित करेंगे कि ये भृगु और याज्ञवल्क्य उसका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग क्या है, उस लक्ष्य का स्वरूप क्या है, इस विषय पर हम आज वार्तालाप करेंगे। मुझे ये तो लगता है कि इस विषय का उल्लेख पूर्व के सत्र में करने की आवश्यकता थी, ताकि आप कम से कम कल ही हम मिले थे, कम से कम कल भी बता दिया होता, तो दिन भर में आप उसके विषय में चिंतन कर सकते थे, परंतु नहीं बताया। इसके 2 कारण हैं। एक तो मेरा ही अनवधान है, बताना चाहिए था परंतु इस बात में, उस बात में समय निकल गया और नहीं बता पाए, एक तो ये है। और कहीं पर मन में ये भी था कि इनको ऐसे ही पकड़ा जाए, कुछ पूर्व सूचना के बिना ये बताया जाए कि ये क्या है, बताइए आपको अभी मन में क्या आ रहा है, वो बताइए। वो दोनों ही था। एक आधा, इसलिए आधा तो मेरा दोष है, प्रमाद है, परंतु आधा तो स्वाभाविक है, मैंने योजना पूर्वक है, ऐसा आप मानकर चलें। तो उस शेष आधे पर ही अभी हम निर्भर करेंगे। तो जो अभी याज्ञवल्क्य श्रेणी में है, जैसे मुनीत जी, उनको आचार्य बनना क्या होता है और बाकी सब लोगों को प्राज्ञ बनना क्या होता है, ये तो विचारणीय विषय भी है, चिंतन करने योग्य भी है, स्मरण करने योग्य इसलिए मैं कह रही हूँ कि वर्ष के प्रारंभ में ही याज्ञवल्क्य का भी लक्ष्य स्थापित किया गया था, भृगु का भी लक्ष्य स्थापित किया गया था। इसका जितना भी स्मरण में है और निरंतर स्मरण में आता रहता है और जिस प्रकार से हमारा अभी अध्ययन क्रम चल रहा है, उसको लेकर हम कुछ निष्कर्ष पर तो आ सकते हैं, कुछ हमारी अपनी कल्पना हो सकती है, कुछ हमारी अपनी आवश्यकता, अपेक्षाएं हो सकती हैं और प्राज्ञ पदवी प्राप्त करने वाला अध्येता ऐसा होता है अथवा होना चाहिए, इस विषय में हमारी कभी चर्चा भी होती होगी या चिंतन भी होता होगा।
इन सबका मिला जुला इकट्ठा करके हम आज का सत्र, जिसको कहते हैं ना एक्सटेम्पोर, चलाएंगे। एक्सटेम्पोर माने अभी तत्क्षण, पूछा बताया, सूझा बताया, ऐसा हम करेंगे। तो मेरा कथन तो स्पष्ट है, इसमें भी कुछ स्पष्टता प्राप्त करनी है तो आप पहले पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम शुरू करते हैं और सब लोग बताएंगे। मुझे नाम देने की आवश्यकता नहीं, क्रम बिठाने की भी आवश्यकता नहीं है, ये चर्चा भी हो सकती है, लोग एक दूसरे को प्रश्न पूछ सकते हैं, एक दूसरे को सहायता कर सकते हैं, ये तो हो सकता है। तो शुरू करें। एक श्रीनिवास जी शायद नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो हॉस्पिटल हाँ, में हैं, हाँ, पर वो हॉस्पिटल में सुन रहे हैं हाँ, सभी को। हाँ। ठीक है, ठीक है। प्रश्न तो स्पष्ट है। उत्तर स्पष्ट होता जाएगा। बोलने के बाद स्पष्ट होता है ना। भाई मुझे ऐसा लगता है इसमें जो हमारी करणीय कार्य है वो तो सिर्फ एक मार्ग है, जैसे कि जो हमने विषय निश्चित करे हैं, समग्र शिक्षा का विषय है, सामाजिक व्यवस्थाओं का विषय है, ये पढ़ना है, वो लिखना है, ये सब तो एक प्रकार से तैयारी है। पर आचार्य का तो जो मुख्य जो समझ है वो ये है कि जो खुद अपने जीवन में ये जो करणीय, जिस प्रकार से जीवन जीना है, जिस प्रकार से आचरण करना है, जो अपने जीवन में लाए और दूसरों को प्रेरित कर सके वो अपने जीवन में लाने के लिए, वही आचार्य है। अब इसमें भारतीय जीवन दृष्टि के अनुसार अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ना, ये मेरे को लगता है कि सबसे प्राइमरी, जो सबसे कोर बिंदु रहेगा। अब इसमें दो दो बिंदु है, एक प्रश्न है मेरे तरफ से और एक प्रश्न ये है कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता है कि जीवन किसी का संपूर्ण ऐसा कोई बोल भी सके और होता भी नहीं है कि मेरा जीवन तो अभी हो गया भारतीय जीवन दृष्टि के अनुसार। तो ये मुझे लगता है आचार्य के हाथ में ही रहता है कि वो तब उसको लगे कि उसके छात्र या उसके साथ जो बढ़ रहे हैं आगे अध्ययन में अध्येता, कि हाँ ये अभी आचार्य है, क्योंकि इट्स अ जर्नी। वो जर्नी में व्यक्ति कहाँ तक पहुंचा उसके आचार्य उसको बता सकते हैं। और मुख्य बिंदु यही है कि अपने जीवन में इंटीग्रेटेड वे में भारतीय दृष्टि से सब देखना, जैसे हम पहले बात की समग्र विकास के हिसाब से व्यष्टि समष्टि सृष्टि परमेष्टि को इंटीग्रेटेड वे में देखना, और दूसरों को भी प्रेरित करना कि वो भी अपने जीवन में वैसा ही जीवन जिए। और इसमें जो कि हमारे अध्ययन की प्रक्रिया है ही कि आदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग और प्रसार, ये पांचों कदम उसमें, पांचों जो सोपान है वो उसमें होने दिखने चाहिए। बोध की प्रक्रिया जो है वो भी, उसकी भी जो प्रक्रिया है वो सिमिलर ही है कि जिसको बोध हुआ है वो ही बता सकता है कि अध्येता को बोध हो रहा है या नहीं हो रहा है। और प्रसार निश्चित है क्योंकि लोक संग्रह अनिवार्य है। अगर आप किसी भी प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो उसमें औरों को जोड़ना अनिवार्य है। मेरी ये समझ है। हाँ, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। और
ताई नमस्ते, मैं लता बोल रही नमस्कार। हूँ। हाँ जी। मैं समझती हूँ मौलिक चिंतन एक क्रूशियल पॉइंट है भृगु घट में। प्राज्ञता मिलती है तीन आयामों से। प्राज्ञता माने प्रकृष्टता, प्रकृष्टता ज्ञानेन। इसमें तीन आयाम है। एक है समग्रता, जो हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समग्रता है। और दूसरा है निर्दुष्टता, निर्दुष्टता माने दोष रहित। और तीसरा है ज्ञान निष्ठा। भारतीय शिक्षा को हम प्रतिष्ठित करने के लिए क्या करेंगे? क्रियान्वयन करना। ये तीन आयामों से प्रकृष्टता प्राप्त होता है। ये मेरा समझ में अभी। हाँ, ये प्राज्ञ होने का लक्ष्य ये है। हाँ, ठीक है, ठीक है। भाई मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा हाँ जी। कि जैसे मैंने बोला कि जो प्रक्रिया है आचार्य बनने की, वो उसमें हम लोग लिखेंगे, बोलेंगे, प्रस्तुत करेंगे, ये सब रहेगा। तो उसका आधार यही है कि ज्ञानात्मक पहलू जो है उसमें एक प्रकार से विद्वान होना, हमारी अंडरस्टैंडिंग उसमें डीप होना। और क्योंकि कोई आचार्य है तो ये तो स्वाभाविक है कि आपको अपनी बात रखनी होगी, जैसे कि आप पिछले से पिछले सत्र में बोल भी रहे थे कि हाँ, हमें हाँ, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के साथ बात रखनी होगी जो हमारी समझ है विषयों की। तो इच्छा, क्रिया और ज्ञान, ये तीनों में भी एक प्रकार से समन्वय होते हुए हमारे को डेप्थ पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, हाँ जी। और जब हम माने आचार्य अध्ययन योजना का अंतिम पड़ाव एक रूप में समझे, योजना के रूप में, वो आचार्य हाँ जी। पदवी है ना, और उससे पहले की प्राज्ञ पदवी है। आचार्य पदवी माने अभी आचार्य अध्ययन, हमारा कंसल्टेशन इंटरेक्शन आगे चल सकता है, लेकिन अध्ययन योजना के माने अब आप अपनी योजना पे चल रहे हैं। आप पुनरुत्थान द्वारा परिभाषित योजना या अध्ययन कैसे करना है, क्या करना है, उस पे नहीं चल रहे हैं। अपनी योजना बनाकर अपने अनुसार जो हमारे पंचपदी हैं उसमें जो हम प्रसार की बात करते हैं या प्रसार में भी अनुसंधान कर रहे हैं, मैंने किसी भी प्रकार का प्रसार कर रहे हैं, वो अपनी योजना के अनुसार कर रहे हैं। और तो क्या हम उस स्थिति पे पहुंचे हैं? और उस स्थिति पे पहुंचने के लिए हम, जैसे याज्ञवल्क्य में हमने कहा कि एक भाष्य तो लिखें। उसके बाद और भाष्य भी लिख सकते हैं, लेकिन एक भाष्य तो लिखें। और वो भाष्य अगर हम अच्छे से लिख पाए तो माने अब हम उस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम अपना प्रसार अपनी योजना के अनुसार, वो योजना पुनरुत्थान से अलाइंड भी हो सकती है और उसकी एक ऑफशूट भी हो सकती हाँ, है। तो लेकिन अपनी योजना के अनुसार हम माने हम उस स्थिति में पहुंचे, इसका आकलन करके आचार्य पदवी मिलेगी। जो प्राज्ञ पदवी है, उसमें उस तरह के चिंतन करने की, जैसे लता जी ने अभी बताया कि मौलिक चिंतन होना चाहिए, उस तरह के चिंतन करने की क्षमता हमें डेवलप हुई है कि नहीं। मैंने उसमें हम, जैसे आप बोलते हैं, ग्रंथ को छोड़ना, स्थितियों को समझना, खाली हम विषय की ही बात नहीं कर रहे हैं, अब इसके तत्व, व्यवहार, अवरोध, समाधान, माने ये सब चिंतन हमारा प्रारंभ हुआ है क्या, और उसमें हमने अपनी एक दिशा पकड़ी है क्या, और उस दिशा में चिंतन प्रारंभ किया है क्या। तो अगर हम उस
उस स्थिति में पहुंचे हैं कि ऐसा चिंतन हम कर पा रहे हैं। तो और उसके अनुसार हमने अपेक्षाएं भी कुछ परिभाषित की हैं भृगु गट के लिए। लेकिन अगर वो चिंतन हम कर पा रहे हैं, उस तरह का दिशा पकड़ पा रहे हैं, तो हम प्राज्ञ पदवी प्राप्त करते हैं। उस चिंतन को और परिष्कृत करके अगले लेवल तक ले जाना और फिर अपनी दिशा पकड़ के दौड़ना, वो आचार्य पदवी हमको देगी, ऐसा समझते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, नाम संदीप बोल रहा हूँ। जी हाँ। आवाज आ रही है मेरी? हरिओम। हाँ जी, हाँ हाँ, प्रणाम ताई। हाँ जी, मैं नमस्कार। मनु जी ने जैसा कहा, मैं भी उस बात के अंदर, जैसा आपने बताया कि हमारे क्या नियम होने चाहिए या इस प्रकार का व्यवस्था का क्रम, तो इस स्तर पर आके, क्योंकि हमारा जो आचार्य बनने का क्रम है, उस क्रम में ये जितने भी हैं, ये तो अलग अलग सोपान है। तो आचार्य बन भी जाएंगे तो भी यात्रा तो पूरी होती नहीं है। तो इन सोपान में जब हम बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर नियम से हम व्यवस्था की और व्यवस्थिति की ओर आते हैं। तो उस व्यवस्थिति के अंदर, जैसा अभी हम पिछले कुछ दिनों से चर्चा भी कर रहे हैं कि ग्रंथ को छोड़ना है, फिजिकली छोड़ना है, लेकिन तात्विक रूप से तो ग्रंथ को पकड़ के रखना ही है, क्योंकि मूल आधार में तो वही है। ग्रंथ से आउट आकर के तो हम सोच नहीं सकते, तो उसके संदर्भ के अंदर हमारा दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए। तो वो जो दृष्टिकोण विकसित है, तो ये अब नियम जो है, हम जो स्वायत्तता की बात करते हैं या उसको समझते हैं, तो नियम तो प्रारंभिक स्तर पर उसको लाने तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में वो आचार का विषय हो जाता है, इसीलिए हमने इसको आचार्य कहा है। तो ऐसा समझ में आता है कि फिजिकल नियम की बजाय व्यवस्था की और व्यवस्थिति की ओर, ये तो अपने आप विकसित होने वाली बात है ताई। तो मनु जी ने कहा, उसी बात का मैंने थोड़ा सा विस्तार किया, जैसे मैंने समझा है ताई। जी 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 जी, हाँ 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 हाँ, आगे। मधुसूदन जी का संदेश है, वो यात्रा में है तो बोल नहीं हाँ हाँ, पाएंगे, ऐसा कहते हैं। ओहो, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। एक हम प्राज्ञ और आचार्य में हम ये देख हाँ सकते हैं, हाँ जैसे हाँ हाँ, अगर समराइज वे में बोले कि जो तत्व में पक्के बन गए हैं, उसको हम प्राज्ञ बोल सकते हैं। और व्यवहार उसके में बाद पक्के हम बन गए। व्यवहार निरूपण करके, हाँ, तो व्यवहार में लेके आने के लिए जब हम तैयार होते हैं, हम आचार्य की कर सकते हैं, ऐसे लगता है। और दूसरा एक पॉइंट है कि अपने व्यवहार में लाए और दूसरों को प्रेरित करें। मुनीष जी ने जो एक बात रखी, हम पहले ये दोनों होगा, और आचार्य का एक शिष्य भी होगा। विद्वान तो बन गए आप, लेकिन आप अगर जब आपके शिष्य मिलते हैं तो आचार्य है। तो ऐसे आपको आचार्य बन रहे हैं या बनेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आपके किस क्षेत्र में या कहाँ से आपको तो आचार्य पदवी जब मिलता है, उसका मतलब आपको जब अपना एक शिष्य मिला, तब उससे आप आचार्य हुए करके, ये भी हम बता बिल्कुल, सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक ठीक। आपसे प्रेरित होकर एक शिष्य आपके साथ जुड़े, जी, तो वो भी एक आचार्य पदवी का एक हाँ, एक सार्थक होगा। सार्थक हुआ। हाँ, सही। ठीक है। तो ये प्राज्ञ और आचार्य में ये अंतर रहेगा, वो जो यात्रा रहेगी प्राज्ञ से हाँ आचार्य। हाँ, हाँ जी। और अभी तो राजेंद्र जी बचे हैं। राम राम जी।
हम्म 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 हम्म, हाँ हम्म 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 हाँ 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 हम्म 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 अरे वाह! बहुत अच्छा। सब लोगों ने इस विषय पर चिंतन तो किया है और समझा भी है। उसको केवल अभी ऑर्गेनाइज़ करना और धीरे-धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ना, ये तो है। आगे बढ़ने का अर्थ है, अभी जहाँ हैं, उसमें जोड़ते जाना माने वृद्धि करना तो एक बात है, परंतु ऑर्गेनाइज़ करते जाना इंटीग्रेट करते जाना, ये दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे अभी सब लोगों ने जो बताया उसी के आधार पर मैं ऑर्गेनाइज करने का ही प्रयास कर रही हूँ। प्राज्ञ स्तर पर पहुंचने पर यानी प्राज्ञ होने पर वी बिकम लर्नेड, हम पढ़े पढ़े लिखे बनते हैं, सुशिक्षित बनते हैं, ज्ञानवान बनते हैं। माने हम अपने सभी ज्ञानार्जन के कारणों से जो भी विषय है, जो भी विषय वस्तु है, उसको आत्मसात करते हैं और अपने में समाते हैं उसको। ऐसा ऐसा विद्वान प्राज्ञ ये विद्वान होता है, विषय को जानता है। फिर जैसे लता जी ने बहुत अच्छे 3 बातें बताई, समग्रता, निर्दुष्टता और तीसरा क्या बताया लता जी? प्र, ज्ञान प्र, ज्ञान निष्ठा हाँ, ज्ञान ज्ञान निष्ठा निष्ठा, ज्ञान निष्ठा, ये तीनों बातें हैं वो प्राज्ञ के लिए बहुत जरूरी है। लर्निंग, अच्छी तरह से विषय वस्तु इसको जानना। निर्दुष्टता माने उसमें दोष नहीं होना चाहिए, शुद्ध रूप से जानना, पूर्ण रूप से जानना, अच्छी तरह से जानना, समग्रता में जानना। इसको तो वी आर ऑन द रिसीविंग एंड, हम सब ग्रहण कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, अपने बुद्धि में, अंतःकरण में, हृदय में इसको स्थापित कर रहे हैं। ये तो प्राज्ञ है। अच्छी तरह से हम जानते हैं, अच्छी तरह से हम ज्ञानवान हुए हैं। उसके साथ ओपननेस होना, अभिनिवेश नहीं होना। जो मौलिक चिंतन की बात की, वो तो सभी ने की है, मौलिक चिंतन की बात। तो फिर अब
ओपननेस होना, अभिनिवेश नहीं होना। अभिनिवेश होना क्या होता है? यही सत्य है, इन्हीं शब्दों में कहा गया तो सत्य है, इसी पद्धति से कहा गया तो सत्य है, ऐसे नहीं। यही विचारधारा पकड़ कर रखना, इसको छोड़ना नहीं। तो किसी भी हालत में छोड़ना नहीं, ऐसा इसको अभिनिवेश कहते हैं। इसको बार बार परख कर देखना। कभी विरोधी विचार सामने आता है तो फिर हमारा कैसा होगा? ओपननेस इसको कहते हैं, लचीलापन उसको कहते हैं कि सामने वाला जो एपरेंटली देखीता तो विरोधी है, वास्तव में ये किस रूप में विरोधी है, क्यों विरोधी है, ये विरोधी है, उसमें कुछ ग्रहणीय है या सिरे से खारिज करने लायक है, त्याग करने लायक है, या उसको परास्त करना चाहिए, या उसको नष्ट करना चाहिए, किस रूप में वो विरोधी है, ये भी जानना। तो इसके लिए हमें ओपन रहना और फिर उसमें से कुछ आत्मसात करने जैसा वास्तव में है क्या, हम जिस विचार के हैं उसके साथ उसका कुछ समायोजन हो सकता है क्या, कुछ लिया जा सकता है क्या, अपने विचार में समरस होने जैसा उसमें कुछ है क्या। ये हमेशा ओपन रहना। ओपन रहना माने स्वीकार ही कर लेना ऐसा नहीं है, परंतु क्लोज रहना उसका अर्थ उसको देखना तक नहीं, सुनना तक नहीं, उसके बारे में विचार भी करना नहीं, ऐसा भी नहीं है। या फिर आलोचना ही करना, ये भी नहीं है। तो उसको वो जो विरोधी है वो किस स्तर पर है, क्या उसकी उपेक्षा करने से ही उसका प्रभाव नहीं होगा? क्या वो इतना भयंकर है या इतना विपरीत परिणाम देने वाला है कि उसको तो प्रारंभ में ही समूल नष्ट कर दो, इतना घातक है? जैसे आजकल वोकिज्म है, वोकिज्म में स्वतंत्रता और स्वैरता, इन दोनों में भेद रेखा है। व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य, व्यवहार का स्वातंत्र्य, बोलने का स्वातंत्र्य, ये स्वातंत्र्य और स्वैरता तो सिरे से खारिज कर देना चाहिए। ये तो अभिप्राय में खारिज कर दिया, लेकिन इसको समूल नष्ट कर देना चाहिए। क्या नष्ट कर देना चाहिए? तो वो जो विचार है, वृत्ति है वोकिज्म की, एटीट्यूड है वोकिज्म की, वो नष्ट कर देनी चाहिए। तो फिर हमारा ज्ञान है और हमारा व्यवहार है, हमारी दृष्टि है, वो इतनी प्रभावी हो कि वो समूल नष्ट करने में उपयोगी हो सके। मैंने ये हमारा एटीट्यूड है, जो मौलिक चिंतन, ओपननेस, लचीलापन और दृढ़ता, कन्विक्शन, हमारा उसके बारे में कन्विक्शन भी होना चाहिए, श्रद्धा भी बननी चाहिए कि हाँ यही सत्य है, यही एकमात्र उपाय है। नान्यः पंथाः विद्यते अयनाय, मुक्ति के लिए और कोई रास्ता ही नहीं है। ये एक तरफ तो हमारी श्रद्धा और दूसरी तरफ पूर्ण रूप से ओपन होने पर भी हमारा खोने का भय नहीं है, हमारा गंवाने का भय नहीं है, इस प्रकार की दृढ़ता। ये जो हमारा एक बुद्धि, मन, हृदय आदि का जो अभ्यास बनता है, स्थिति बनती है, वो तो प्राज्ञ के लिए आवश्यक है। नया विषय इसके साथ अलाइंड है, वो ग्रहण करने की क्षमता। तो फिर ऐसा अध्ययन में, पढ़ने में, लिखने में विस्तार तो होता जाता है। फिर हमारा जो विषय है उसको बोलने की क्षमता, लिखने की क्षमता, चर्चा में प्रस्तुत करने की क्षमता, आदान प्रदान करने की क्षमता, ये सब जो प्राप्त करते हैं वो तो प्राज्ञ है। कुछ मात्रा में अध्यापन करने की, माने वो जो चर्चा विचारना करना है, हमसे छात्रों को पढ़ाना है, उसमें भी उसमें क्या है कि जो सामने वाला है
फिर वो छोटा छात्र है, बड़ी आयु का छात्र है, समकक्ष आचार्य है या अपरिचित व्यक्ति है, ये सर्व प्रकार के लोगों के साथ तो सुनने वाला कौन है उसको देख कर, उसको नाप कर, उसको पहचान कर हमारा हमारा जो विषय है, ज्ञान है, हमारा अभिप्राय है, वह प्रस्तुत करने की क्षमता, ये जो सारा है ये तो प्राज्ञ का विषय हुआ कि हाँ, हम अधिकार पूर्वक बोल सकते हैं, अधिकार पूर्वक लिख सकते हैं, अधिकार पूर्वक किसी भी दूसरे के विचार का आकलन और मूल्यांकन कर सकते हैं, और हमारे विचार की भी परीक्षा होती है, उसके विचार की भी परीक्षा होती है, और ऐसा परीक्षण करने के बाद हम विवेक पूर्वक जो ग्रहण करना चाहिए उतना ग्रहण करते हैं, छोड़ना चाहिए उतना छोड़ते हैं, और फिर उसका जो करना है वो करने की भी हमारी सिद्धता होती है। ये तो प्राज्ञ हुआ। आचार्य क्या है? जो जिस विचारधारा में, जिस विचार सृष्टि में हम विहार कर रहे हैं, उसी के आधार पर हमारे कार्य की व्यवस्था हो रही है, whether it becomes a part of our life, हमारे जीवन का हिस्सा बन गया क्या? ये आचरण माने केवल कर्मेंद्रियों से होने वाला आचरण नहीं, माने चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, खेलना, मनोरंजन में व्यस्त होना, केवल इतना ही आचरण नहीं है। विचार, दृष्टिकोण, विचार प्रक्रिया, किसी के बारे में अभिप्राय देने की हमारी पद्धति, पेश आने की हमारी पद्धति, अन्य लोगों के साथ व्यवहार करने की पद्धति, ये सारा आचरण में ही आता है। तो हमारे जीवन का हिस्सा वो बन गया कि नहीं? इट हैज बिकम द मिशन ऑफ अवर लाइफ। वही हमारा व्यवसाय, जीवन कार्य बना क्या? उस विचार को हमने पूर्ण रूप से आत्मसात किया क्या? वो तो आचरण की शुरुआत है। तो आचार्य तभी बना जाता है कि जो ज्ञान हमने प्राप्त किया वो हमारे आचरण का, माने हमारे जीवन का हिस्सा बना के नहीं, अंग बना के नहीं, और हम हमारे अंदर बाहर वो ओतप्रोत हो गया कि नहीं, वो तो आचार्य बनने का पहला प्रारंभिक पड़ाव है। और दूसरा जो विश्वक्सेन जी ने कहा ना, वो मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिष्य प्राप्त करना ये क्या है? परंपरा स्थापित करना। परंपरा तो तभी बनती है जब हम उसी विचार के साथ किसी और व्यक्ति को, दूसरी पीढ़ी को ही हमारे साथ जोड़कर उसको अपना स्थान लेने के लिए और अपने से सवाया बनाने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो उस अर्थ में वो छात्र है या शिष्य भी है, ही और शी ऑल्सो बिकम्स ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारा जो मिशन है उसका वह हिस्सा बनता है। ऐसे शिष्य के लिए या छात्र के लिए ही हमारे यहाँ अंतेवासी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो एक आचार्य को परंपरा बनाने के लिए, ज्ञान परंपरा बनाए रखने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए भी दूसरी पीढ़ी का विचार करना है। प्रसार का ये भी तो एक अर्थ है, यही मुख्य अर्थ है। अर्थात तो एक आचार्य अपने से शुरू करता है, छात्र तक पहुंचता है और उसको भी यह अपने पास जो है वह देता है और छात्र को लेने के लिए सक्षम भी बनाता है। तो दूसरा हुआ परंपरा निर्माण करना। परंपरा निर्माण नहीं, परंपरा आगे चलाना, परंपरा को सुदृढ़ करना, ये देखना कि ये परंपरा बनी रहेगी, परंपरा नष्ट नहीं होगी। और इस दृष्टि से एक ही क्यों, छात्रों की भी बहुतायत हो सकती है। विश्वक्सेन जी ने तो कम से कम बताया कि कम से कम एक छात्र तो होना ही चाहिए
जो इसको आगे बढ़ाएं। तभी तो हम कहते हैं मानस पुत्र। मानस पुत्र तो एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे वंश परंपरा के लिए एक पिता के 4 पुत्र भी हो सकते हैं, वैसे एक आचार्य के 10, 12, 15, 20, 25, 100 ऐसे छात्र भी हो सकते हैं जो परंपरा को अपनी अपनी हैसियत से आगे बढ़ाएंगे। तो ये तो दूसरा हुआ आचार्य का। और तीसरा हुआ उसको समृद्ध बनाना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब कुछ भी ज्ञान, कौशल आदि सब हस्तांतरित होता है, तब देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन, रूपांतरण भी होता ही है। तो एक आचार्य स्वयं जो मिशन ऑफ लाइफ करके स्वीकार करता है, उसको जो प्राप्त हुआ है उसमें किस प्रकार से परिष्कृति लाने की आवश्यकता है, किस प्रकार से रूपांतरण करने की आवश्यकता है, ये भी जो जानता है, उसी को हमारे यहाँ शोध और अनुसंधान कहा है। अंततोगत्वा शोध और अनुसंधान क्या है? संधान उसी बात का जो पीछे से चला आ रहा है, उसी का संधान करके आगे ले जाओ। शोध करना माने शोधन की प्रक्रिया। अगर हम हिंदी में ही इन शब्दों को समझे तो शोध माने शोधन करना, माने वो परिष्कृत करना ही है। तो परिष्कृत करना, समृद्ध बनाना, अपनी ओर से उसमें कुछ जोड़ना, उसके लिए जो मौलिक चिंतन है वह उपयोग में आएगा। देश काल परिस्थिति को समझना, उसके अनुरूप मौलिक चिंतन की क्षमता को लेकर फिर परिष्कृत करना, रूपांतरण करना, अपनी ओर से कुछ जोड़ना, ये सब आचार्य का परंपरा को बनाए रखने के लिए करणीय कार्य है। ये एक आचार्य ही कर सकता है। और तीसरा, जैसे राजेंद्र जी ने बताया, हम जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस संदर्भ में कार्य कर रहे हैं, उसमें इसको लागू करने का पुरुषार्थ करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी व्याप्ति सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी है। आचार्य अंतेवासी ये सीमित होगा, आचार्य का अपना जीवन वो भी सीमित होगा, परंतु ये जो लोक में उसको लागू करना है, लोक में इसको प्रसुरित करना है, ये इसकी तो व्याप्ति बहुत बड़ी होगी। तो एक आचार्य जब लोक में जाता है तो लोक को प्रभावित करता है, लोक उसको अनुकरणीय मानते हैं, लोक उससे प्रेरणा ग्रहण करते हैं, लोक उससे अनुप्राणित होते हैं। ये आचार्य का तीसरा आयाम है। तो एक तो है अध्यापक, एक तो है अपने आचार्य स्थापयत्युत, आचार में स्थापित करना, माने अपना मिशन ऑफ लाइफ बनना, अपने स्वयं के जीवन का वह हिस्सा बनना। दूसरा है नहीं, स्वयं आचरति नित्यम, वो स्वयं के बारे में हुआ। आचार्य स्थापयत्युत माने जहां वो हैं, जहां छात्रों के बीच में हैं, वहां स्थापित करना, ये परंपरा बनाने का हुआ। और तीसरा लोक में उसको प्रसुरित करने का हुआ। इसके साथ जुड़ी हुई जो बात है, आचार्य बनते ही वो 100% हो ही जाता है, ऐसा नहीं है। शुरुआत होती है, धीरे 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 वह और प्रभावी 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 होती जाती है, और फिर उसका प्रभाव और व्याप्ति दोनों ही बढ़ता जाता है। उसी को अनुभवी आचार्य कहते हैं, उसी को वरिष्ठ आचार्य कहते हैं। तो वो अधिक लोगों को और अधिक बड़े व्यापक क्षेत्र में प्रभाव निर्माण करता है। इस प्रकार से भारतीय ज्ञान की प्रतिष्ठा, प्रसार और प्रभाव इस प्रकार से होगा। इसके लिए प्राज्ञ और आचार्य बनना आवश्यक है। प्राज्ञ ये विद्वान है, आचार्य ये आगे
प्रसार करने वाला ऐसा है। तो इतनी सब लोगों ने जो कहा उसके आधार पर भी, और मैं जो विचार कर रही थी उसको सम्मिलित करके प्राज्ञ और आचार्य का अर्थ विस्तार क्या है इसको ऑर्गेनाइज करने का मैंने प्रयास किया है। आपका ये प्रश्न अथवा आपका अभिप्राय, आपका चिंतन, इसके लिए समय है अभी। ताई, इसमें एक बीच की स्थिति ये भी है कि हम विद्वान तो हुए, लेकिन जो आचार्यत्व की प्रसार की तरफ जो बढ़ने का मुद्दा है, वो हमने अपने जीवन के लक्ष्य के रूप में नहीं लिया है। हाँ, तो एक स्थिति ऐसी भी है, मैंने पूर्व की चर्चाओं में आया था कि हम विद्वान तो हुए लेकिन आचार्य बनने की दिशा में नहीं, जैसे भी अभी हमने परिभाषित की बातों को, ऐसी स्थिति रहती है तो भी हमें प्राज्ञ पदवी मिल सकती है, और आचार्य माने याज्ञवल्क्य की अध्येता होने का जो माने उसके अध्येता बने कि ना बने, वो एक निर्णय की बात है प्राज्ञ पदवी लेने के बाद। तो वो भी एक स्थिति है। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम विद्वान तो हैं परंतु स्वांतः सुखाय, ऐसा है। इसलिए फिर याज्ञवल्क्य में जाना है तो आपका निर्धारित तो होना चाहिए कि हमको आचार्य बनना है। हमारा यदि चॉइस ही ये है कि हमको आचार्य नहीं बनना है तो फिर उसका कोई ये नहीं रहता ना। इसलिए प्राज्ञ के बाद आचार्य बनने की इच्छा है क्या, आचार्य बनने की सिद्धता है क्या, ये तय करना होता है। कोई कुछ देर रुक कर फिर उनकी इच्छा जागृत होती है, या उनको लगता है कि हाँ अब मेरे लिए अनुकूल समय है, मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, ऐसा भी होता है। तो हम समाज में ज्ञान क्षेत्र में देखते ही है ना कि प्राज्ञ तो बहुत है, आचार्य बनने के जरा अभी थोड़ा विचार करना पड़ेगा, ऐसे है। और वर्तमान स्थिति में तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। लोग प्राज्ञ बनने के बाद तो या तो कुछ नहीं करते, उस ज्ञान का कोई उनको उपयोग ही नहीं है, क्योंकि उसके अनुसार उनका न तो जीवन होता है न तो उनका व्यवसाय होता है, ऐसा भी होता है। केवल कहीं ऐसी प्रतिष्ठा होती है कि अरे मास्टर्स नहीं की तो लड़की नहीं मिलेगी ऐसा भी होता है। तो ये इसकी तो बात छोड़ दो, जहां सारा अर्थपूर्ण ऐसा होता है वहां की बात है ये तो। अगर विचार करेंगे तो ऐसा तो कोई भी व्यवसाय नहीं जहां ये आचार्यत्व व्यवसाय चालू रखते हुए भी ये आचार्यत्व की जो परिभाषा उस व्यवसाय के लिए है, उस संदर्भ में है, वो नहीं आ सकती। मैंने इसे व्यवसाय डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ये व्यवसाय डिपेंडेंट नहीं है, ये मानसिकता डिपेंडेंट है कि हमको बिल्कुल ऐसा करना सही। है कि नहीं करना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मिशन ऑफ लाइफ केवल पुस्तकों में ही थोड़े होता है, वो तो किसी भी कार्य में होता है। तो जो कृषक है वो अंतर्बाह्य पूर्ण रूप से कृषक ही है, तो उसको देखकर दूसरा व्यक्ति कृषक का एटीट्यूड और कृषक का कौशल दोनों सीखता है। तो वो तो उसके मैंने भारत में व्यक्तित्व विकास की, व्यवसाय की, समाज व्यवस्था की कल्पना ही इस इंटीग्रल रूप में की गई है, और इसलिए कोई भी व्यवसाय हीन नहीं माना गया।
तो उस अर्थ में अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे ना, तो हमारी समाज रचना के जो मूल तत्व हैं, उनको हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये पुस्तकों में पढ़ कर नहीं सीखा जाता या नहीं उससे ज्ञान प्राप्त होता। हमारा चिंतन, व्यवहार, मानस, ये जैसे जैसे इंटीग्रेट होता जाता है, वैसे वैसे ये सारे जो समाज रचना के मूल रहस्य हैं वो हमारे सामने प्रकट होते जाते हैं। वो ऐसे वो एम्पिरिकली बाहर से नहीं होता। वो जैसे जैसे हमारी ओपननेस बढ़ती जाती है, हमारी जिसको कहते हैं ना सूक्ष्मता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो अपने आप वो रहस्य हमारे सामने प्रकट होते जाते हैं। शब्द तो वही के वही है जो हम पहले केवल भौतिक रूप में डिसाइफर कर रहे थे। अब वो इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि वो अपने आप हमारी पकड़ में आते हैं। दिस इज द लर्निंग एक्सपीरियंस। ये हमारा तो आगे बढ़ने पर होगा, बाकी तो ये कथन भी समझ में नहीं आएंगे कि ये क्या है। लिखा तो वही का वही है जो हम 10 वर्ष पूर्व, 15 वर्ष पूर्व पढ़ते थे, याद कर लिया था और बोल भी दिया था। और आज भी शब्द तो वही है, वाक्य रचना वही है, फिर भी उसको नए सिरे से हम समझ रहे हैं। तो हम उसको समझने के लायक हुए, प्रस्तुति नहीं। प्रस्तुति तो वही की वही है, हमारी समझने की क्षमता आगे बढ़ी है। और तब आपको बोलकर समझाने की क्षमता भी उसी प्रकार से सूक्ष्म होती जाती है कि कैसे आप कम्युनिकेट करेंगे, वो भी अपने आप होता जाता है। इसमें एक मैं बिंदु बताना चाहूँ, एक विषय बताना चाहूंगा जी। जैसे मुझे क्या लगता है कि वो, जैसे आप बोले कि वो शब्द वही रहते हैं और जो आपकी समझ है या आपकी अनुभूतियां हैं या आपका जो बोध है वो गहरा होता है। तो इसमें वो अपने आप से मुझे लगता है कि वो इंटीग्रेटेड व्यू दिखने लगता है भाई। वो होने लगता है। आप हाँ। एक चीज को दूसरे से जुड़ाव में और जिसको आप विशाल बुद्धि और कुशाग्र बुद्धि की बात करते हैं, मुझे लगता है वो एक वो एक उसको पाने के लिए करनी है प्रक्रिया ये है। हाँ बिल्कुल, वो अध्ययन अंदर से अध्ययन होता अगर है। हम, हाँ हाँ हाँ, हाँ। अंदर और से कोई तरीका नहीं होता। है वो हाँ विशाल बुद्धि और हाँ कुशाग्र बुद्धि को हासिल हाँ। करने का और कोई तरीका नहीं है। और कोई तरीका नहीं है, और कोई नहीं तरीका। सही बात है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता वही की वही है ना, 5000 वर्षों से गीता पाठ करने वाले भी वही बोलते हैं। राम सुखदास जी महाराज भी पढ़ते तो वही हैं, बोलते वही है, लेकिन उनकी दृष्टि, उनका प्रतिपादन अलग हो जाता है। तो जैसे जैसे अपना निखार आता जाता है, वैसे वही शब्द, वही श्लोक, वही विचार हम अलग पद्धति से कहने लगते हैं। कहते कब हैं? जब समझने लगते हैं, जब उसमें हमारा, हाँ, उसके उसमें हमारी स्थिरता होती है, हमारी हमारी दृढ़ता होती है, माने हमारी समझ, कन्विक्शन, श्रद्धा बनती है, वैसे वैसे हम अपने आप बोलते जाते हैं। तो एक अनुवाद बोलना, पढ़ा लिखा हुआ तात्पर्य उसका बताना, और हमने समझने के बाद बताना, वही के वही शब्द होंगे तो भी हमारा जो आवाज आवाज है हमारी, वो बदल जाती है।
आप एक ही बात पढ़कर वही की वही बोले और वही बात यदि समझकर बोले तो आवाज बदलती है, आवाज में तुरंत सुनने वाले को भी पता चल रहा है। ये तो आपका भी अनुभव होगा, सबका होता है। वही फिर हमारी पुराने वाली जो ये है ना, गाय का घास खाने के बाद घास का दूध बनना और उस दूध में वही गुण होना जो घास के अंदर है, परंतु उसमें गायपना और वात्सल्य भाव ये बढ़ता है। ये अंतर होता है घास में और उसी घास के दूध में। तो ये जो भारतीय शिक्षा के ये सारे जो आयाम हैं, ये जो सारे तत्व हैं, आजकल की जो शिक्षा के विषय की बातें होती है उसमें कहीं दिखाई नहीं देते, क्योंकि कोई ऐसे उसको जीवंत मानकर, जीवंत मनुष्य की जीवंत प्रक्रिया मानकर उसमें नहीं जाते, इसलिए नहीं होता। इट इज ऑल अबाउट इट, फिर इट इज एन ऑब्जेक्ट, वो तो एक पदार्थ के नाते उसके साथ व्यवहार होता है, बाह्य वस्तु है उस नाते से उसके साथ व्यवहार होता है, वो उसके आसपास मंडराते रहो ऐसा होता है। थ्रू जाना, उसके पार जाना ऐसा नहीं होता है, उसका अवसर ही नहीं मिलता है ना, छात्रों को कोई अवसर ही नहीं मिलता है उसका। भाई ये जो आप अभी भी बताए, थोड़े दिन पहले भी बारी बारी आप बताए हैं, इट इज अबाउट इट, इट इज नॉट इट। हाँ, इसका जो बहुत एकदम, हम भगवान की पूजा करते हैं जी, हम अधिकतर उसको एक रिचुअलिस्टिक वे में करते हैं कि इस समय पे करना है, जो भी जरूरी है, पर एक समय आता है जब आपको वो रिश्ता भगवान के साथ जो रिश्ता है उसका उसकी नीड भी महसूस होती है और उसका अनुभूति भी होने लगती है। तो वो ट्रांजिशन जो है वो इट इट आई थिंक इट इज दैट इट। तो it is the journey, हाँ, it is the journey from about it to it. वो मुझे लगता है कि सिंसियरिटी से ही होती है। बिल्कुल। उसका एकमात्र सिर्फ करेंसी जो है मोल है वो ये है कि आपको बहुत हाँ, अभी लता जी ने कहा था ना, निष्ठावान होना पड़ता है। तन्निष्ठास्तत्परायणः। ताई समय 1 मिनट बचा है ताई। आपकी आज्ञा। नहीं, वैसे मेरी कोई आज्ञा नहीं ताई, मैं तो सिर्फ समय बता रहा हूँ। अच्छा, हम संकेत नहीं समझते हैं क्या? जी हाँ, तो जिसको भी अपना ये लेना है वो ले ले, 1 मिनट में बताना है वो बता ले। लता, संदीप जी, राजेंद्र जी, आखिरी समापन नोट। अच्छा है ताई, आचार्य बनने का प्रोसेस में समझ रही हूँ जी। हाँ जी, संदीप जी, राजेंद्र जी, एक वाक्य। श्रीनिवास जी ने कुछ नोट्स में लिखा था। हाँ बताओ। भाई प्रणाम संदीप। हाँ जी। हाँ तो ये उसी प्रक्रिया में, अब जैसे हमारी चर्चा का जो अभी स्तर जा रहा है, ये नियमित रूप से कक्षाएं हो रही है, हम लोगों की भी यूं कहें कि 100% उपस्थिति जो हुई है, इस चर्चा का लाभ बहुत मिल रहा है।
जी ये बहुत जो आचार्य बनने की प्रक्रिया के अंदर ये नियमितता सामूहिक कक्षा की ये हाँ जी। राजेंद्र जी। हम्म 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 जी जी जी। हाँ हाँ, अभी श्रीनिवास जी का नोट पढ़िए। हाँ, तय वो लिखा है, प्रकृष्टः यथार्थः ज्ञानवान् प्राज्ञः आचरति इति आचार्यः। हाँ हाँ वो definitely अच्छा। हाँ हाँ ठीक है, हम यहाँ पूर्ण करते हैं। लता जी, बाद में हमें धनंजय आचार्य जी से कुछ बात करनी है, आप दिन में कभी उनसे मिला सकते हैं? हाँ तय। हाँ ठीक है। ठीक है, तो हम पूर्ण करते हैं। सर्वे भवन्तु